नमस्कार बच्चों, मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का अध्याय 2 सबसे इम्पोर्टेंट उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। और जैसा कि आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें मैंने जिस टॉपिक को लिया है अभी बजट रेखा में परिवर्तन, पिछले 10 साल के पेपरों का जब मैंने अध्ययन किया तो ये पाया कि उन 10 साल के रेशियो में 75% या हम कह सकते हैं कि 75% के हिसाब से इस पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं। मतलब 1-2 साल ही ऐसा रहा जब इससे संबंधित प्रश्न ना आए हों। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बजट रेखा में परिवर्तन किन कंडीशंस, किन परिस्थितियों में होता है। अगर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था और फिर से याद दिलाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि हर एक उपभोक्ता की आय निश्चित होती है और उसी के साथ निश्चित होती है वस्तुओं की कीमतें। जब उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से वस्तुओं को क्रय करता है तो वो विभिन्न संयोग बनाता है। जैसे अगर उपभोक्ता की आय 500 रुपए है और किसी एक वस्तु की कीमत 50 है और दूसरे की 100 है तो वह इन दोनों का कई अलग अलग संयोग बना सकता है और इन्हीं संयोगों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। और जब इस बजट सेट को एक ज्यामितीय रेखा में दर्शाया जाता है तो इसे बजट रेखा, प्राइस लाइन या कई बार तो बजट बाधा भी कहा जाता है। बाधा इसलिए कि यहाँ पर उपभोक्ता की आय निश्चित होती है, वस्तुओं की कीमतें निश्चित होती हैं और वो अपने आय से बाहर नहीं जा पाता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे उन कंडीशंस को जिन कंडीशंस में बजट रेखा में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन एक बार जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे बजट रेखा के समीकरण को, तब तक इसको समझने में आपको परेशानी होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी उपभोक्ता की बजट या आय है तो P1 X1 X वस्तु की कीमत है, P2 X2 दूसरी वस्तु की कीमत है। इसे अपने तरीके से सरल करने के लिए मैंने यहाँ पर वस्तुओं को X और Y का नाम दे दिया है। तो कोई भी उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की जो निश्चित कीमतें हैं उनकी उतनी ही मात्राओं को क्रय कर सकता है जो M उसकी आय के या तो बराबर हो या उससे कम हो। ध्यान दीजिएगा, या तो बराबर हो या उससे कम हो। वो आय से अधिक वस्तुओं को क्रय कर ही नहीं सकता। और अब हमको देखना होगा कि उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है तो उस आय परिवर्तन का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग कारणों से उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आय में परिवर्तन, मान लेते हैं किसी उपभोक्ता की आय 10,000 थी और अब घटकर किसी कारणवश 5,000 हो गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रय शक्ति क्षमता की बात की जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि उपभोक्ता की आय देखने में तो 20,000 होती है लेकिन वस्तुएं इतनी महंगी होती हैं कि उसकी क्रय क्षमता 5,000 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम आय परिवर्तन की बात सीधे सीधे आय में उछाल को नहीं ले रहे हैं, हम उसकी क्रय शक्ति क्षमता को ले रहे हैं। और एक बार बोर्ड में इस प्रश्न को भी पूछा गया था कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से क्या आशय है, तो वहां पर उत्तर था क्रय शक्ति क्षमता में परिवर्तन। तो अगर मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय 10,000 थी और वो अब 5,000 रह गई है, मतलब उसकी क्रय शक्ति क्षमता अब अगर 5,000 रह गई है तो उसकी बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ मैंने इस OX अक्ष पर X वस्तु और OY पर Y वस्तु को दर्शाया है। जब उपभोक्ता की आय 10,000 थी या उसकी क्रय क्षमता हम कहें कितनी थी, 10,000 के बराबर थी, तो अब जो बजट रेखा थी वो A और B थी। लेकिन जब उसकी क्रय क्षमता घटकर 5,000 के बराबर रह गई
तो क्या वह 10,000 तक की वस्तुएं जितना वो खरीदा करता था उसे खरीद पाएगा? यकीनन नहीं। और नहीं खरीद पाएगा तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो बनाना शुरू करेगा अपने अन्य संयोगों को। जिस वस्तु की 10 इकाई खरीदता था उसकी 8 कर देगा, किसी वस्तु की अगर 50 इकाई खरीदता था उसकी 25 कर देगा। तो अब उसके पास क्या बन रहे हैं? उसके पास नए नए संयोग बन रहे हैं। तो जब नए नए संयोग बन रहे हैं तो क्या बजट सेट नया नहीं बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। और जब इस बजट सेट को हम दर्शाने की कोशिश करेंगे यहाँ ग्राफ में, तो यकीन जानिए क्या पुराना वाला बजट रेखा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। कैसी मिलेगी बजट रेखा? एक नई बजट रेखा मिलेगी। अब हमें ये ध्यान देना है कि वो बजट रेखा किस ओर जाएगी, आगे की तरफ आएगी कि पीछे की तरफ आएगी? तो ऑब्वियसली मैं जानती हूँ मेरे बच्चों का जवाब होगा कि बजट रेखा पीछे की तरफ आएगी। जी हाँ, तो हमको नई बजट रेखा मिलेगी A1 B1। गुड। आपको जब कभी ये प्रश्न आए कि उपभोक्ता की आय में कमी होने पर बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है, आपको पहले दर्शाना होगा कि जब तक उपभोक्ता की आय परिवर्तित नहीं हुई तब तक बजट रेखा A और B थी। लेकिन जब उपभोक्ता की आय में कमी आ गई तो उसे कटौती करनी पड़ी, नए नए सेट बने और उस नए सेटों से एक नई बजट रेखा प्राप्त की हुई जो A1 B1 थी। लेकिन इसी के साथ जब ये प्रश्न आता है तो सभी साधारण सा उत्तर लिख देते हैं, बजट रेखा पीछे की ओर जाएगी, बजट रेखा घट जाएगी, और आप बहुत आराम से निकल जाते हैं। लेकिन यकीन जानिए बोर्ड ये जानना चाहता है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं। तो जब कभी ये प्रश्न आए तो आपको अपने उत्तर में ये लिखना है कि बजट रेखा पीछे की तरफ तो जाएगी, किंतु शर्त क्या है? शर्त यह है कि वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल बताएंगे कि बजट रेखा पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन शर्त है कि वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो। तब ये आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सटीक होगा और जांचने वाला भी ये समझेगा कि आप बजट रेखा को समझते हैं। अब सेम इसी कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, ध्यान रखिएगा मैंने बताया है आय बढ़ने का अर्थ क्या होता है? क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होना। तो अगर किसी भी कारणवश उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाए, उसकी आय बढ़ जाए, तब बजट रेखा पर क्या परिवर्तन आएगा? तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर उसकी जो पूर्व आय थी 10,000, उस पर पूर्व आय में जो बजट रेखा थी वो क्या थी? A और B। लेकिन जब उसकी आय बढ़ गई, मानते हैं बढ़कर हो गई 15,000, मतलब उसकी क्रय क्षमता बढ़कर कितनी हो गई? 15,000 के बराबर। तो आप बताइए एक मानव, एक उपभोक्ता या आप आय के बढ़ने पर कैसा व्यवहार करते हैं? अधिक संतुष्टि के लिए ज्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, कई और नई नई वस्तुओं को खरीदेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही उपभोक्ता भी करता है। और उपभोक्ता अब जो वस्तुएं जितनी उपभोग करता था उसकी मात्रा को बढ़ा देता है या नई नई वस्तुओं का उपभोग शुरू कर देता है। तो जब वो वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाता है तो क्या वही पुराने संयोग रह जाएंगे? नहीं, नए संयोग मिलेंगे। तो जब नए संयोग मिलेंगे तो नया बजट सेट तैयार होगा और उस बजट सेट से नई बजट रेखा तैयार होगी। और जी हाँ, इसीलिए अब बजट रेखा आगे की तरफ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्रय शक्ति क्षमता या आय में वृद्धि हो गई है। तो बजट रेखा AB से बढ़कर A1 B1 हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया, आपको ये याद रखना होगा कि उत्तर लिखते समय शर्त के साथ लिखना है कि उसकी आय में वृद्धि होने पर एक नई बजट रेखा प्राप्त होगी जो पुरानी बजट रेखा से आगे की तरफ होगी। लेकिन आपको ये बोलना है ये तभी होगा जब वस्तुओं की कीमतों में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि जब उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता में परिवर्तन होता है तो भी नई बजट रेखा मिलती है, लेकिन वो पीछे की तरफ आती है। और जब
उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता या आय में वृद्धि होती है तो भी एक नई बजट रेखा मिलती है, लेकिन वो आगे की तरफ जाती है। तो इसे बनाते समय बिल्कुल ध्यान से इस एरो को लगाइएगा। ये एरो ही आपके उत्तर के भार को संभालेगा। चलिए, अब इसी के साथ हम जानते हैं कि और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बजट रेखा में परिवर्तन हो जाता है। तो अब बात करते हैं वस्तुओं की कीमतों की। और वस्तुओं की कीमतों के लिए आपको समझना होगा हर एक वस्तु की कीमत का प्रभाव। एक्स वस्तु की भी कीमत घटने बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वाई वस्तु की कीमत भी घटने बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अगर सिर्फ एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे आय में परिवर्तन को हटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं वस्तु की कीमत में परिवर्तन। और यहाँ हम बात किसी कर रहे हैं एक्स वस्तु की। ध्यान दीजिए, ओ एक्स अक्ष पर मैंने दर्शाया था वो क्या था, एक्स वस्तु, और ओ वाई अक्ष पर क्या है, वाई वस्तु। तो चलिए पहले क्या बना ले, एक बजट रेखा जो पहले से है। उसके बाद उसकी स्थिति के परिवर्तन को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये है हमारी एक बजट रेखा, ठीक। किस समय की, जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ है, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हमको देखना है कि अगर एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाए, कम हो गई तो वस्तु कैसी हो गई, सस्ती। जी हाँ, तो अगर वस्तु सस्ती हो गई है तो क्या अब भी आप उसकी कम मात्रा खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसकी कुछ मात्रा तो बढ़ा ही देंगे। कई अन्य कारण होते हैं जब हम नहीं बढ़ाते, लेकिन सामान्यतः यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि अगर एक्स वस्तु की कीमत कम हो गई तो हम उसकी कुछ मात्रा को बढ़ा देंगे। अब इसे यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि ए बी पर ये जो बी बिंदु है, यह पहले की उसकी बजट रेखा के हिसाब से वह बंदा वह कितना यूज करता था एक्स वस्तु की मात्रा को, ओ बी के बराबर। ये गया यहाँ तक, ठीक। और वाई वस्तु की कितनी मात्रा को यूज करता था, ओ यूज करता था वाई वस्तु की ओ ए मात्रा को, ठीक है। मान लिया क्या, यकीन है, इतनी मात्रा को यूज करता था। अब चूंकि वस्तु की कीमत क्या हो गई है, कम, और वो उसकी क्या करना चाहता है, ज्यादा मात्रा का उपभोग। और वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम इस बिंदु को ज्यों का त्यों रहने देंगे, क्योंकि वो वाई वस्तु की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। अब हम फिर एक नई बजट रेखा खींचेंगे, सिर्फ किसके, क्या बताने के लिए कि एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ गई है, और वो नई बजट रेखा होगी ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मात्रा बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर एक्स वस्तु की ज्यादा इकाइयां खरीदी जाएंगी, उसकी ज्यादा मात्रा खरीदी जाएगी। इस वजह से हमको एक नई बजट रेखा प्राप्त होगी, जो कौन सी होगी, AB1। तो यहाँ पर मात्रा बढ़ी ना, कितने के बराबर बढ़ी, B से B1 के बराबर बढ़ी, ठीक। अब उसी तरह हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर एक्स वस्तु की कीमत अधिक हो जाए और उसकी आय ना बढ़े, तो क्या वो ज्यादा मात्रा खरीद पाएगा, या जितना वो खरीदता था क्या वह उतना भी खरीद पाएगा? नहीं, उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक बार पुनः हम इसको देखते हैं कि पहले जब तक वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ था तब तक उसके लिए बजट रेखा थी AB, लेकिन जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई तो अब वो उसकी कैसी मात्रा खरीदेगा, वो खरीदेगा कम मात्रा, और कम मात्रा खरीदेगा तो वही संयोग रहेगा कि नया बनेगा। जी हाँ, नया बनेगा, और नया संयोग बना तो नया बजट सेट, नया बजट सेट
तो नई बजट रेखा, बस जो बजट रेखा होगी उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि उसमें वाई वस्तु की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो नई रेखा हमको मिलेगी, लेकिन वो कैसी होगी? जो x की कम मात्रा को दर्शाए। यहाँ देखिए, पहले उपभोक्ता कितनी मात्रा का उपयोग कर रहा था? OB, लेकिन वस्तु की कीमत अधिक होने पर उसने मात्रा को घटा कर कितना कर दिया? OB2। और नई बजट रेखा हमको क्या मिली? AB2। पूर्व वाली कौन सी? AB। और नई वाली बजट रेखा कौन सी? AB2। और इसमें पूर्व वाली कौन सी थी? AB। और नई बजट रेखा कौन सी है? नई AB1। तो आपने देखा, आपको ये दर्शाना पड़ेगा, अगर x वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो आपको y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा। अब ठीक इसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तब स्थिति क्या बनती है। सीधी सी बात, y की अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो हमको किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा? x को। बहुत ही आसान। अब इसी को एक बार पुनः नए तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको याद रखना है, संयोग टूटा, नया संयोग बना तो नई लाइन मिलेगी ही मिलेगी। बस उसका आकार प्रकार कैसा होगा ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले वाई वस्तु की कीमत अगर कम हो जाए, कीमत कम हो जाए तो पहले एक बजट रेखा खींच लें जो ऐसी किसी भी कंडीशन से पहले की है। वो कौन सी हुई? चलिए इस बार नाम बदलते हैं, वाई वस्तु है तो हम C और D लिखेंगे, C और ये हुई D। तो CD कौन सी रेखा हुई? बजट की रेखा। अब हम क्या कह रहे हैं कि वाई वस्तु की कीमत क्या हो गई है? कम। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं। एक्स वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं। बस सस्ती कौन सी वस्तु हो गई है? वाई वस्तु। तो अगर वाई वस्तु सस्ती हो गई है तो आप उसकी कैसी मात्रा खरीदोगे? ज्यादा। और जब आप उसकी ज्यादा मात्रा खरीदोगे तो उसके जो बजट रेखा है उसके आकार में परिवर्तन तो आएगा, नया बजट सेट बनेगा। तो आपको डी को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। कोई पूछे क्यों? तो इसलिए क्योंकि वो किसको दर्शा रहा है? एक्स वस्तु की मात्रा को, तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक, अब वाई वस्तु हो गई है सस्ती, मतलब उसकी ज्यादा मात्रा यूज होगी। पहले कितनी हो रही थी? OC के बराबर, अब उससे ज्यादा होगी, मतलब कितनी होगी? C1 के बराबर। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये है x वस्तु। तो अब जो नई बजट रेखा मिली y वस्तु के संदर्भ में, y वस्तु की कीमत कम होने पर वो नई बजट रेखा क्या है? DC1 है। और जो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पूर्व वाली बजट रेखा थी वो कौन सी है? DC है। ठीक, बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है कीमत कम हुई तो मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट किसको रखना है। यहाँ हम जब y वस्तु की कीमत की बात कर रहे हैं तो x वस्तु को हमको कांस्टेंट रखना ही होगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर y वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, कीमत में वृद्धि हो जाए, और अगर y वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो क्या कंडीशन होगी? लेकिन उससे पहले आपको खींचनी होगी एक बजट रेखा। हमने क्या लिया था y वस्तु के लिए? CD। हम फिर से लिखें C और D। जी हाँ, ये है बजट रेखा CD। अब क्या हुआ है कि y वस्तु की कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ गई तो क्या हम उतनी ही मात्रा खरीद पाएंगे? नहीं। हमारी आय निश्चित है तो हम
हमको उसकी मात्रा को घटाना ही पड़ेगा अपनी आय के हिसाब से। तो उसकी वाई वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों? कम। और वाई वस्तु की मात्रा हो गई कम, तो फिर क्या वही बजट सेट रहेगा? नहीं। जब वो बदलेगा तो रेखा भी क्या होगी? बदलेगी। बस आपको कांस्टेंट किसको रखना है? वाई को? ना, किसको? एक्स को, क्योंकि परिवर्तन किसमें हो रहा है? वाई में परिवर्तन हो रहा है। तो अब बजट रेखा किस ओर जाएगी? क्या उसकी मात्रा बढ़ेगी? नहीं, मात्रा क्या होने वाली है? कम। तो हम मात्रा को कम कैसे दर्शाएंगे? अभी तक कितना उपभोग हो रहा था वाई वस्तु का? ओ सी। तो अब हमको क्या करनी है? मात्रा कम। तो सी बिंदु से नीचे, सी बिंदु से नीचे एक लीजिए लाइन, उसको सीधे मिला दीजिए डी के साथ। तो ये आपकी C1D, ये कौन सी हुई? आपकी नई बजट रेखा। नई बजट रेखा हुई C1D। जी हाँ बच्चों, और पुरानी पूर्व में कौन सी थी बजट रेखा? CD। अब आपने देखा कितनी आसानी से आपने यहाँ पर उसे क्या किया? बढ़ा दिया। यहाँ पर उसे क्या किया? घटा दिया। लेकिन कितने आराम से आपको जब वाई वस्तु में परिवर्तन दिखाना था तो आपने x को कांस्टेंट रखा, और जब x में परिवर्तन दिखाना था तो आपने y को कांस्टेंट रखा। व्हाइट बोर्ड पे हो सकता है कि चीजें क्लियर ना हो, इसलिए मैं बगल में भी उसका चित्र आपको दे रही हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएं। इसी के साथ बच्चों, बोर्ड में इससे संबंधित जितने प्रश्न या समीकरण आए हैं उसे भी मैं वीडियो के आखिरी में आपको दे रही हूँ। आप उसे ध्यान दीजिए, उसे देखिए, उसे हल कीजिए, उसे अलग से नोट कीजिए, ताकि आपको इस तरह के प्रश्न हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब इससे संबंधित कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न होते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कभी कभी एसएससी, या मैंने तो देखा है कि कभी कभी पीएससी जैसे एग्जाम में भी बहुत अलग तरीके से इस प्रश्नों को पूछ दिया जाता है। जैसे एक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हुई तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होगा? 4 विकल्प के साथ उसे पूछ दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर जो बोर्ड में आए हुए अलग अलग बोर्ड, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, उसके भी प्रश्नों का समावेश आपके लिए किया है। आप ध्यान से उसे देखिए, और इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न जानना चाहते हैं या इस टॉपिक पे आप मुझसे और अधिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।